प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है ब्रीडिंग फॉर बायोटिक स्ट्रेसेस, जैविक प्रतिबल के लिए प्रजनन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतिबल या स्ट्रेस क्या होता है। तो जो प्लांट्स होते हैं या पौधे होते हैं, ठीक है, एक फसल के अंदर या एक क्रॉप के अंदर वो अपना 100% या 100% जो यील्ड है या उपज है वो नहीं दे पाते, ठीक है। किसकी वजह से? डिजीज़ की वजह से, रोगों की वजह से, या इंसेक्ट्स की वजह से, कोई कीट हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई एनवायरमेंटल फैक्टर हो, कोई वातावरणीय कारक हो, है ना। जैसे टेम्परेचर हो सकता है, तापमान, रेनफॉल हो सकता है, वर्षा, ह्यूमिडिटी हो सकती है, ठीक है, आर्द्रता जो है। तो ये जो कारक हैं या ये जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से जो क्रॉप है या फसल है वो 100% जो उपज है या 100% यील्ड नहीं दे पाती है, ठीक है। तो प्रतिबल या स्ट्रेस क्या होगा फिर? ऐसा वातावरणीय कारक या ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर जो किसी फसल की या किसी क्रॉप की जो आनुवंशिक क्षमता होती है या जेनेटिक कैपेबिलिटी होती है उसकी, यानी 100% यील्ड देने की या अधिकतम उपज देने की, उसको पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होने में बाधा डालते हैं, है ना। पूरी तरह से उसका एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो उपज है वो कम हो जाती है या यील्ड जो है वो कम हो जाती है। और यही बाधा या बैरियर क्या कहलाता है? प्रतिबल या स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। इससे होगा क्या? अभी जो क्रॉप की परफॉर्मेंस है, जो फसल का निष्पादन है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब ये जो प्रतिबल या स्ट्रेस है ये दो तरह का हो सकता है। एक तो होता है जैविक प्रतिबल या इसको बायोटिक स्ट्रेस बोल देते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से या जीवित जीवों की वजह से जो बाधा या बैरियर उत्पन्न होता है उसको हम लोग जैविक प्रतिबल या बायोटिक स्ट्रेस बोल देते हैं। तो इसमें जितने भी रोगजनक हैं, यानी जितने भी पैथोजेंस आप लोग पढ़ते हो, फंजाई हो गए, है ना, बैक्टीरिया हो गए, या वायरस हो गए, या निमेटोड्स हो गए, ये सारे के सारे इसी में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा नाशी कीट यानी इंसेक्ट पेस्ट्स जो होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो डैमेज करते हैं क्रॉप्स को या फसलों को, तो वो भी जैविक प्रतिबल या बायोटिक स्ट्रेस के अंदर काउंट किए जाते हैं। दूसरा है अजैविक प्रतिबल या इनको बोल देते हैं एबायोटिक स्ट्रेस। तो ऐसा बैरियर या ऐसी बाधा जो जीवित जीवों की वजह से नहीं होती है, ठीक है, बल्कि किसी दूसरी वजह से या दूसरे कारण की वजह से हो सकती है ना। तो इसके अंदर क्या आता है? जैसे भी ड्रॉट या सूखा, मान लीजिए रेनफॉल बहुत कम हुआ, वर्षा बहुत कम हुई, और जो सिंचाई है या इरिगेशन है वो भी टाइम पर नहीं दे पाए हम लोग क्रॉप को, है ना। तो क्रॉप को किसका सामना करना पड़ेगा? ड्रॉट का या सूखे का। तो ये भी क्या है? एक तरह की बाधा है या बैरियर है जिसकी वजह से उपज के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आता है खनिज न्यूनता या इसको मिनरल डेफिशिएंसी भी बोल देते हैं। तो मिनरल डेफिशिएंसी अगर हो जाती है सॉइल के अंदर, मृदा के अंदर, जैसे मान लीजिए मृदा में हमने टाइम पर उसको फर्टिलाइज़र नहीं दिए, उर्वरक नहीं दिए हैं फसल को, है ना, तो मिनरल्स की कमी हो जाएगी, उसका उपज के ऊपर प्रभाव जरूर पड़ता है। तो ये भी एक अजैविक प्रतिबल या एबायोटिक स्ट्रेस है। इसके अलावा है खनिज आविषालुता, इसको बोल देते हैं मिनरल टॉक्सिसिटी। कोई एक पर्टिकुलर मिनरल है या कोई एक खनिज है जो अगर बहुत अधिक मात्रा में मृदा के अंदर उपस्थित हो या सॉइल के अंदर उसकी एक्सेसिव अमाउंट हो जाए, तो उससे क्या होता है भाई? अविषालुता या टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स की यील्ड के ऊपर या उपज के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा गर्मी या हीट जो है ना, समर सीजन के अंदर आपको पता होगा जो टेम्परेचर है वो 48 डिग्री तक, कई बार 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। तो इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो है वो प्लांट्स के अंदर विल्टिंग कॉज करता है, पौधों के अंदर जो इसको बोल देते हैं पौधों का मुरझाना, ठीक है, जिसकी वजह से जो यील्ड है या उपज है वो 100% नहीं आ पाती। इसके अलावा है शीत यानी विंटर या कोल्ड बोल देते हैं इसको। तो विंटर सीजन के अंदर टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री तक, 1 डिग्री तक, या कई बार 0 डिग्री या उससे भी कम चला जाता है ना। तो इतना कम तापमान जो है वो प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है, फसल के लिए या क्रॉप के लिए सुइटेबल नहीं होता, जिसकी वजह से यील्ड या उपज के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये एबायोटिक स्ट्रेस या अजैविक प्रतिबल में आते हैं। अब सबसे पहले हम लोग करेंगे रोग रोधिता के लिए प्रजनन।
ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, इसका मतलब अगर हम लोग पौधों के अंदर रोग रोधिता उत्पन्न करना चाहते हैं, प्लांट्स के अंदर डिजीज रेजिस्टेंस को डेवलप करना चाहते हैं, तो उसमें हम लोग किस प्रकार से ब्रीडिंग करवाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिजीज रेजिस्टेंस या रोग रोधिता हम लोग किसको बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो होस्ट प्लांट है या प्रपोषी पौधा है ना, दो चीजें होती है, एक तो होता है पैथोजन और एक होता है होस्ट प्लांट, है ना। पैथोजन को क्या बोलेंगे, रोगजनक, और होस्ट प्लांट को बोलेंगे प्रपोषी। तो रोगजनक क्या करेगा, प्रपोषी पौधे के अंदर रोग फैलाएगा, है ना, डिजीज का कंटेमिनेशन होगा या संदूषण होगा, ठीक है। तो जो प्रपोषी पौधा होता है या होस्ट प्लांट होता है, अगर ये रोगजनक को या पैथोजन को डिजीज उत्पन्न करने से या रोग उत्पन्न करने से रोक देता है, तो उसकी ये जो क्षमता है, ये जो कैपेबिलिटी है, वो क्या कहलाती है, रोग रोधिता या डिजीज रेजिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। अब किसी भी पौधे के अंदर जो रोग उत्पन्न होता है या डिजीज कॉज होती है, वो किस पर डिपेंड करती है, वो एक चीज पर डिपेंड करती है कि जो प्रपोषी पौधा है या होस्ट प्लांट है और जो रोगजनक है यानी कि जो पैथोजेंस हैं, इन दोनों के जो जीन प्रारूप होते हैं या जीनोटाइप्स होते हैं, यानी इनके अंदर जो जीनों की उपस्थिति है ना, कौन कौन से जीन उपस्थित हैं, इनका जीन प्रारूप क्या है, जीनोटाइप क्या है, तो दोनों के जो जीनोटाइप्स होते हैं उनके मध्य इंटरेक्शंस होते हैं, उनके मध्य अंत्यक्रिया होती है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा अंत्यक्रिया होगी, जितनी ज़्यादा इंटरेक्शंस होंगी, उतना ही रोग जो है वो ज़्यादा फैलेगा, उसकी स्प्रेडिंग ज़्यादा होगी पौधे के अंदर, है ना, और यील्ड के ऊपर उतना ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और अंत्यक्रिया जितनी कम होगी उतना ही रोग का फैलाव कम होगा और रोग रोधिता का जो गुण है वो पौधे के अंदर अधिक होगा, ठीक है। अब एक टर्म आती है होस्ट रिस्पॉन्स या प्रपोषी प्रतिक्रिया। जब एक रोगजनक या पैथोजन जो है वो पौधे को इन्फेक्ट करता है या संक्रमित करता है, तो जो होस्ट प्लांट है या प्रपोषी पौधा है वो किस प्रकार से प्रतिक्रिया देता है या किस प्रकार से वो रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो उसके दो तरह के रिस्पॉन्स हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि पौधे के अंदर रोग उत्पन्न हो जाए, है ना, पौधा जो है वो संक्रमित हो जाए रोग से, पहला ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, रोग उत्पन्न न हो, है ना, डिजीज जो है उसके अंदर स्प्रेडिंग ना हो, उसका फैलाव ना हो। तो दो तरह का रिस्पॉन्स हो गया, और इसी रिस्पॉन्स को या प्रतिक्रिया को क्या बोल देते हैं, होस्ट रिस्पॉन्स या प्रपोषी प्रतिक्रिया बोल देते हैं। अब अगर पौधे के अंदर रोग उत्पन्न हो रहा है, प्लांट के अंदर अगर डिजीज डेवलप हो रही है, तो इस तरह का जो रिस्पॉन्स है या इस तरह की जो प्रतिक्रिया है वो क्या कहलाती है, संवेदी प्रतिक्रिया, या इसको सेंसिटिव रिस्पॉन्स बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर। और अगर पौधे में रोग उत्पन्न नहीं हो रहा है, ठीक है, डिजीज डेवलप नहीं हो रही है प्लांट के अंदर, तो इस तरह का जो रिस्पॉन्स है या प्रतिक्रिया है वो क्या कहलाती है, रोधी प्रतिक्रिया या रेजिस्टेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो होस्ट रिस्पॉन्स के ऊपर आपसे हो सकता है इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ ले, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना है। अब एक टर्म आती है सहिष्णुता या टॉलरेंस, है ना, या हम कह सकते हैं सहन करने की क्षमता, है ना, जो पौधे हैं उनमें भी सहन करने की क्षमता होती है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो पादप किस्में हैं, एक ही जाति होगी, जाति की दो पादप किस्में हैं, है ना, और उन दोनों पादप किस्मों के अंदर एक रोग फैला हुआ है ना, जैसे मान लीजिए व्हाइट रस्ट या सफ़ेद रौली बोल देते हैं इसको, ये रोग जो है वो दोनों किस्मों के अंदर फैला हुआ है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि जो एक किस्म है उसकी जो यील्ड या उपज आती है प्रति हेक्टेयर वो अधिक होती है, जबकि जो दूसरी किस्म होती है या दूसरी वैरायटी होती है उसकी जो यील्ड या उपज है वो काफ़ी कम आती है। तो इसका मतलब जो पहली किस्म थी या पहली प्लांट वैरायटी थी उसके अंदर इस रोग को सहन करने की क्षमता होती है ना, इस डिजीज को टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। तो अधिक उपज वाली जो किस्म होती है या मोर यील्ड वाली जो ये वैरायटी होती है, इसका ये जो गुण है या प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, सहिष्णुता या टॉलरेंस कहलाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, यह जो किस्म है, ये जो वैरायटी है वो रोग को सहन कर सकती है, यानी उसको टॉलरेट कर सकती है, ठीक है। तो ये होता है सहिष्णुता या टॉलरेंस। इसके ऊपर डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आती है भी रोग रोधिता की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस। जो प्लांट्स हैं
वो कौन सा रिस्पॉन्स देते हैं या किस प्रकार रोग को फैलने से रोकते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं मैकेनिज्म या क्रियाविधि। तो ये जो मैकेनिज्म या क्रियाविधि है ये अलग अलग फसलों के अंदर अलग अलग रहती है ना, एक फसल से दूसरी फसल में ये परिवर्तित होती रहती है। तो नॉर्मली हम लोग 4 सामान्य क्रियाविधियों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे, है ना। 4 मेन मैकेनिज्म्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कौन कौन सी हैं अभी? सबसे पहला यांत्रिक रोधिता, या इसको इंग्लिश में बोल देते हैं मैकेनिकल रेजिस्टेंस। दूसरी है अति संवेदनशीलता, या इसको बोल देते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तीसरी है प्रतिजीविता या एंटीबायोसिस। और चौथी है पोषकों की कमी या डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इनको ध्यान से पढ़ना भी, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। आपको डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाएगी इसकी। सबसे पहले यांत्रिक रोधिता या मैकेनिकल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो होस्ट प्लांट होता है या प्रपोषी पौधा होता है, यानी जिसके ऊपर रोग फैलना होता है, उसमें कुछ ऐसी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, कुछ ऐसी विशिष्ट आकारिकीय संरचनाएं पाई जाती हैं जो रोगजनक को, यानी कि जो पैथोजन को रोक देती हैं। किससे रोक देती हैं? रोग उत्पन्न करने से या डिजीज को डेवलप करने से रोक देती हैं, ठीक है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए वीट क्रॉप है या गेहूं की फसल है, तो ये क्या होती है, 100% क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेटेड होती है या स्वपरागित होती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर गेहूं के अंदर जब पुष्पन होगा या फ्लावरिंग होगी, तो फ्लावरिंग के दौरान जो पुष्प है या फ्लावर्स हैं वो बंद रहते हैं। किसके अंदर? ग्लूम्स के अंदर। ग्लूम्स क्या होते हैं? अभी सहपत्र होते हैं या ब्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इन ग्लूम्स के अंदर जो पुष्प है या फ्लावर है वो बंद रहेगा, एनक्लोज्ड रहेगा। तो इसका मतलब जो पुंकेसर और अंडप है, यानी स्टामेन्स एंड कार्पेल्स जो होते हैं, वो भी बंद रहते हैं। किसके अंदर? ग्लूम्स के अंदर। ये ग्लूम्स किसके होते हैं? स्पाइकिकाओं के होते हैं, स्पाइकलेट्स के होते हैं, है ना। ये क्या होता है, ये अपने 3rd ईयर के अंदर आप लोग पढ़ोगे डिटेल के अंदर इसको। तो जो कवक के बीजाणु हैं या फंगल स्पोर्स हैं, वो ओवरी को या अंडाशय को संक्रमित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखो अंडप का भाग होता है अंडाशय जो है, यानी जो ओवरी है वो कार्पेल का पार्ट होता है, और कार्पेल या अंडप जो है वो बंद है किसके अंदर? ग्लूम्स के अंदर। तो इसका मतलब जो कवक का बीजाणु है या फंगल स्पोर है वो इस अंडप तक या इस कार्पेल तक नहीं पहुंच सकता। तो इसका मतलब जो अंडाशय का संक्रमण है या ओवरी का इन्फेक्शन है वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो ग्लूम्स हैं ये क्या है, एक तरह की बाधा है या एक तरह का बैरियर है जो इन्फेक्शन या संक्रमण को रोक देते हैं। तो ये एक विशिष्ट आकारिकीय संरचना है, एक स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो ग्लूम है, जो कि डिजीज को फैलने से रोकती है, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं? मैकेनिकल रेजिस्टेंस या यांत्रिक रोधिता। उदाहरण के लिए जैसे स्मट रोग के जो बीजाणु होते हैं, जो स्मट डिजीज है उसके जो स्पोर्स होते हैं, वो ओवरी इन्फेक्शन नहीं कर सकते, अंडाशय का संक्रमण नहीं कर सकते हैं वीट के अंदर या गेहूं के अंदर। तो ये एक एग्जाम्पल है मैकेनिकल रेजिस्टेंस का या यांत्रिक रोधिता। दूसरा है भी अति संवेदनशीलता, या इसको बोल देते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसमें क्या होता है, जो पैथोजन या रोगजनक है वो जब एक प्रपोषी कोशिका को या होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है या संक्रमित करता है, तो उसके चारों ओर की जो कोशिकाएं होती हैं, उस सेल के या उस कोशिका के चारों ओर की जो सेल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? डेड हो जाती हैं या मृत हो जाती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है अभी? ताकि जो संक्रमण है उसका फैलाव ना हो, अन्य कोशिकाओं के अंदर या अन्य सेल्स के अंदर उसकी स्प्रेडिंग ना हो या फैलाव ना हो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अति संवेदनशीलता या हाइपर सेंसिटिविटी। फॉर एग्जांपल अविकल्पी परजीवी, इनको क्या बोल देते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स जब इन्फेक्शन करते हैं पौधों का, तब पौधों के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी या अति संवेदनशीलता विकसित हो जाती है। इसको हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं अभी। मान लीजिए ये एक होस्ट सेल है या प्रपोषी कोशिका है जो पैथोजन के द्वारा या रोगजनक के द्वारा संक्रमित हो रही है। तो ये प्रपोषी कोशिका या होस्ट सेल क्या करेगी? एक रसायन का सिक्रीशन करेगी या एक रसायन को स्रावित करेगी अपने चारों ओर की कोशिकाओं के अंदर, है ना। और उस रसायन का नाम क्या है अभी? फाइटोअलेक्सिन। ये जो फाइटोअलेक्सिन है ये पॉलीफिनोल या टर्पिनोइड होता है, इसका केमिकल नेचर या रासायनिक प्रकृति इसकी होती है। ये फाइटोअलेक्सिन करता क्या है अभी? जो जिन कोशिकाओं में ये जाता है, ये किन कोशिकाओं में जा रहा है? इस होस्ट सेल के, इस इन्फेक्टेड होस्ट सेल के या संक्रमित प्रपोषी कोशिका के चारों ओर की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ये जाता है। तो उन कोशिकाओं को क्या कर देता है? किल कर देता है या उनको डेड कर देता है, ठीक है। इससे होगा क्या? इस कोशिका से
जो वायरस के कण हैं या हम कह सकते हैं पैथोजन के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, या रोगजनक के जो बीजाणु वगैरह हैं, वो मृत कोशिकाओं से होते हुए आगे संक्रमण का फैलाव नहीं कर सकते, इन्फेक्शन को की स्प्रेडिंग नहीं कर सकते। तो डेड सेल्स में कभी भी जो पैथोजन है वो ग्रो नहीं कर सकता या वृद्धि नहीं कर सकता। तो इस प्रकार जो स्प्रेडिंग है रोग डिजीज़ की या जो रोग का फैलाव है वो रुक जाता है। और ये जो गुण है पौधों का वो क्या कहलाता है? हाइपर सेंसिटिविटी या अति संवेदनशीलता। उसके बाद तीसरा आता है प्रतिजीविता या इसको बोल देते हैं एंटीबायोसिस। तो इसमें क्या होता है भाई, जो होस्ट प्लांट है या परपोषी पादप जो होता है उसके उत्तकों के अंदर या उसके टिश्यूज के अंदर एक ऐसा रसायन उपस्थित होता है या एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जो कि पैथोजन के लिए टॉक्सिक होता है। रोगजन के लिए कैसा होगा? विषैला होगा। इसका मतलब ये विषैला रसायन या टॉक्सिक केमिकल जो होता है वो पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देगा या पैथोजन को नष्ट कर देगा। ठीक है, ये क्या कहलाता है गुण? एंटीबायोसिस या प्रतिजीविता। उसके बाद नेक्स्ट आता है अभी पोषकों की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर पौधे के अंदर पोषकों की कमी हो जाए, मिनरल न्यूट्रिएंट्स की या पोषकों की कमी हो जाए, मान लीजिए किसी एक मिनरल की कमी होगी, जैसे नाइट्रोजन की कमी होगी या फिर आयरन की कमी होगी, है ना, या कैल्शियम की कमी होगी, तो अगर किसी भी मान लीजिए न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो इससे ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है, एक ऐसा वातावरण विकसित हो जाता है जो पैथोजन की ग्रोथ के लिए या रोगजनक की वृद्धि के लिए अडेप्टेबल नहीं होता, अनुकूलित नहीं होता है। इसका मतलब ये रोगजनक या पैथोजन ऐसे वातावरण के अंदर या ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर ग्रोथ नहीं कर सकता। अगर ग्रोथ नहीं करेगा तो इसका मतलब उस रोग का पौधे के ऊपर फैलाव या स्प्रेडिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए जो होस्ट प्लांट है या प्रपोषी पौधा है वो रोगजनक से सुरक्षित रहता है, पैथोजन से वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी है या पोषकों की जो कमी है वो भी रोग के फैलाव को या डिजीज की स्प्रेडिंग को रोकती है। ठीक है, तो ये 4 टाइप का होता है अभी होस्ट रिस्पॉन्स। अब कौन कौन सी प्रजनन विधियों का या ब्रीडिंग मेथड्स का हम लोग उपयोग करते हैं ब्रीडिंग फॉर बायोटिक स्ट्रेस के लिए? तो इसमें डिजीज रेजिस्टेंस या रोगरोधिता के लिए तो इसके अंदर 6 मेथड्स हैं। इनके सिर्फ आपको नाम ध्यान में रखने हैं, डिटेल में आप लोग ये पढ़ चुके हो, है ना। सबसे पहला है वर्ण या सिलेक्शन, दूसरा है पुरस्थापन या इसको इंट्रोडक्शन बोल देते हैं, प्लांट इंट्रोडक्शन। तीसरा है उत्परिवर्तन प्रजनन या म्यूटेशन ब्रीडिंग, अभी जो मैंने करवाया था आपको। उसके बाद है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद 2 मेथड्स मैंने आपको करवाई थी, एक तो वंशावली विधि है पेडिग्री मेथड और दूसरा है बैकक्रॉस मेथड या प्रतीप संकरण विधि। 2 मेथड्स और हैं जो इसके अंदर यूज़ की जाती हैं। ये दोनों की दोनों जो मेथड्स हैं ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप लोग पढ़ोगे, है ना। ये किस में आएगा? 3rd ईयर में आएगा, 3rd ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो इसमें एक तो आता है काइक क्लोनिया विविधताएं या इसको बोल देते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशंस। ठीक है, और दूसरा है आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये लास्ट वाली जो 2 मेथड्स हैं ये बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित हैं, जो कि आप नेक्स्ट जो आपका 3rd ईयर की क्लास होगी उसके अंदर डिटेल में पढ़ोगे। तो फिलहाल यहाँ पे इसके नाम ही आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कीट रोधिता के लिए प्रजनन, ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस या कीट रोधिता होती क्या है अभी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है अभी, जो होस्ट प्लांट होता है या प्रपोषी पौधा होता है उसको इंसेक्ट के द्वारा खाकर क्षति पहुंचाई जाती है ना, या उसको डैमेज किया जाता है। तो अगर होस्ट प्लांट इसको रोक दे, है ना, या प्रपोषी पौधा जो है वो कीट को क्षति पहुंचाने से रोक दे या इंसेक्ट को डैमेज करने से रोक दे, तो ये जो गुण है होस्ट प्लांट का या प्रपोषी पौधे का वो क्या कहलाता है? कीट रोधिता या इंसेक्ट रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, अब ये जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस या कीट रोधिता है इसको 5 क्लासेस के अंदर या 5 वर्गों के अंदर विभाजित किया गया है। किस आधार पर? कि जो इंसेक्ट पेस्ट है या कीट पीड़क जो है वो कितनी क्षति पहुंचाता है या कितना डैमेज पहुंचाता है प्लांट्स को। तो ये 5 टाइप्स हैं इसके। असंक्राम्यता या इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब ये है कि जो रोगजनक है या पैथोजन है वो
प्लांट के कांटेक्ट में नहीं आएगा कभी भी, है ना, उसके पास ही नहीं जाता। इन्फेक्शन करना तो दूर की बात है। क्यों? क्योंकि पौधे के अंदर इम्यूनिटी है, पहले से ही इम्यूनिटी उसके अंदर उपस्थित है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं असंक्राम्यता, यानी संक्रमण ही नहीं होगा या इन्फेक्शन ही नहीं होता है। दूसरा है उच्च रोधिता या हाई रेजिस्टेंस। मान लीजिए कोई फंगल स्पोर या कोई कवक का बीजाणु पौधे के ऊपर आकर इन्फेक्शन करता है या संक्रमण करता है, तो वो कोशिका के अंदर वृद्धि नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोशिका के अंदर उच्च रोधिता या हाई रेजिस्टेंस पाई जा रही है, तो वो कोशिका उस स्पोर को या उस बीजाणु को वहीं पर ही नष्ट कर देगी। इसको क्या बोल देते हैं? उच्च रोधिता या हाई रेजिस्टेंस। इसका मतलब इन्फेक्शन हो रहा है सिर्फ एक ही कोशिका के अंदर, लेकिन वो कोशिका जो है उसकी स्प्रेडिंग नहीं होने दे रही है। ठीक है, उसका फैलाव नहीं होने दे रही है, जिसकी वजह से उपज या यील्ड के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तीसरा है अल्प रोधिता या लो रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है, पौधे के अंदर रेजिस्टेंस तो है लेकिन बहुत ही कम रेजिस्टेंस है। मान लीजिए रोगजनक या पैथोजन प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है या संक्रमित कर रहा है, तो रोग का फैलाव होगा, स्प्रेडिंग होगी, लेकिन वो फैलाव बहुत ही धीरे धीरे होता है। ठीक है, जो फैलाव है वो बहुत ही धीरे धीरे होगा, स्लो रेट से होगा, जिसकी वजह से जो यील्ड है उस पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको क्या बोल देते हैं? अल्प रोधिता या लो रेजिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्राहिता या ससेप्टिबिलिटी। तो इसमें अगर कोई पैथोजन या रोगजनक संक्रमित करता है पौधे को या इन्फेक्ट करता है प्लांट को, तो पौधे के अंदर रोग फैल जाता है ना, जिसका उपज के ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो पैथोजन है या रोगजनक है, उनका नंबर या संख्या जो है वो काफ़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्पोर या एक बीजाणु आया और उसने पूरे की पूरी फसल को या पूरी की पूरी क्रॉप को इन्फेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पौधे में रोग फैलता है, लेकिन जो नंबर ऑफ स्पोर्स हैं या बीजाणुओं की संख्या है कवकों के, वो काफ़ी होनी चाहिए या अधिक होनी चाहिए। तो पौधा ससेप्टेबल है या ग्राही है रोग के फैलाव के लिए या रोग के संक्रमण के लिए। उसके बाद आता है उच्च ग्राहिता या हाई ससेप्टेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर मान लीजिए कोई एक स्पोर है या एक बीजाणु है फंगस का या कवक का, और वो मान लीजिए किसी एक पौधे के अंदर, एक पौधे को अगर वो संक्रमित करता है, तो वो जो पौधा है वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है या इतना ज़्यादा ग्राही है कि उस पौधे के अंदर रोग का फैलाव तो होगा ही होगा। आसपास के जितने भी पौधे होंगे या पूरी की पूरी जो फसल है या पूरी की पूरी जो क्रॉप है, वो उससे इन्फेक्ट हो जाएगी, संक्रमित हो जाएगी कुछ ही दिनों के अंदर, है ना, सम डेज के अंदर। तो इस तरह का जो रिस्पॉन्स है वो क्या कहलाता है? उच्च ग्राहिता या हाई ससेप्टिबिलिटी। तो ये 5 प्रकार हैं इसके, कीट रोधिता के या डिजीज रेजिस्टेंस के, सॉरी इंसेक्ट रेजिस्टेंस के। चलिए अब अपने मैकेनिज्म देख लेते हैं कीट रोधिता की या इंसेक्ट रेजिस्टेंस की क्रियाविधि। तो ये भी अलग अलग फसलों के अंदर या अलग अलग क्रॉप्स के अंदर अलग अलग रहती है, एक फसल से दूसरी फसल में ये परिवर्तित होती रहती है। तो यहाँ पर हम लोग 4 कॉमन मैकेनिज्म्स या 4 सामान्य क्रियाविधियों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है अभी एवरियता या नॉन प्रेफरेंस, प्रतिजीविता, एंटीबायोसिस, सहिष्णुता, टॉलरेंस, और लास्ट है परिवर्जन, अवॉइडेंस। इन पे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है ना, परिभाषा आपसे पूछी जाएगी। तो ये क्या होती हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। सबसे पहला है एवरियता या नॉन प्रेफरेंस। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, तो 2 नाम आपको और ध्यान में रखने हैं। इसको अस्वीकृति भी बोल देते हैं या नॉन एक्सेप्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर इसको प्रतिजीनोसिस भी बोलते हैं या इसको एंटीजीनोसिस भी बोला जाता है। तो ये जो टर्म्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको टर्म दी होगी और उसकी डेफिनेशन आपको बतानी होगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। तो इस मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, जो इंसेक्ट पेस्ट होता है या कीट पीड़क जो होता है, वो किसी स्पेसिफिक होस्ट प्लांट को या किसी विशिष्ट प्रकोष्ठी पादप को खाना, है ना, यानी उस पर ईटिंग करना या उस पर एग लेइंग करना, अंडे देना पसंद नहीं करता है या लाइक नहीं करता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो विशिष्ट प्रकोष्ठी पौधा है या स्पेसिफिक होस्ट प्लांट है, वो उस इंसेक्ट पेस्ट से या कीट पीड़क से अपने आप ही बच जाएगा।
तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन प्रेफरेंस या अवरीयता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो दो प्लांट्स हैं, एक तो है रसबेरी भी बोल देते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, दूसरा है चुकंदर या इसको बीट रूट भी बोल देते हैं। तो इन दोनों प्लांट्स के अंदर एफिड्स के प्रति रोधिता पाई जाती है, क्योंकि जो एफिड्स हैं वो इन दोनों पौधों के ऊपर एग लेइंग करना या इनको खाना पसंद नहीं करते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, एवरीयता या नॉन प्रेफरेंस। दूसरा है अभी प्रतिजीविता या एंटीबायोसिस। तो इसमें बिल्कुल वही मैकेनिज्म है, इसमें होस्ट प्लांट या प्रपोषी पौधा जो है वो एक टॉक्सिक केमिकल या एक विषैला रसायन उत्पन्न करता है। जब इंसेक्ट पेस्ट या कीट पीड़क जो है इसको खाएगा, है ना, इस पर फीडिंग करेगा, तो जो विषैला रसायन है या टॉक्सिक जो केमिकल है वो कीट के अंदर चला जाएगा, है ना, इंसेक्ट्स के अंदर एंटर कर जाता है, उसकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, उसकी आहार नाल के अंदर, जिससे इंसेक्ट्स की ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन जो होता है, यानी वृद्धि, विकास और जनन के ऊपर उसका बैड इफेक्ट पड़ता है या विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो कीट है या इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाती है या मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं इसका बताता हूँ आपको। कपास का जो पौधा होता है या कॉटन का जो प्लांट होता है उसमें एक टॉक्सिक सब्सटेंस या टॉक्सिक केमिकल या विषैला रसायन पाया जाता है, उसका नाम क्या है, गॉसिपॉल। तो ये जो गॉसिपॉल है वो क्या करता है, बॉल वर्म को नष्ट कर देता है ना, बॉल वर्म या इसको अमेरिकन सुंडी भी बोल देते हैं। तो उसको नष्ट करने की जो क्षमता है वो कपास के अंदर पाई जाती है या कॉटन के अंदर पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिजीविता या एंटीबायोसिस। तो इसका मतलब कॉटन प्लांट जो है वो एक रसायन या केमिकल का स्त्रावण करेगा जिसका नाम है गॉसिपॉल, जो कि कैसा होता है, विषैला या टॉक्सिक होता है, जो क्या करता है, बॉल वर्म को किल कर देता है या उसको डेड कर देता है। ठीक है, तीसरा है भी सहिष्णुता या टॉलरेंस। तो इसका भी एग्जाम्पल सेम मैं बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो प्लांट वेराइटीज़ हैं या दो पादप किस्में हैं, उसको किसी एक इंसेक्ट के द्वारा डैमेज किया जा रहा है या एक कीट के द्वारा क्षति पहुंचाई जा रही है। ठीक है, और डैमेज का जो मैग्नीट्यूड है या क्षति का जो परिणाम है वो एक समान है। ठीक है, दोनों क्रॉप्स के अंदर या दोनों फसलों के अंदर। लेकिन जब हम यील्ड की बात करते हैं या उपज की बात करते हैं तो एक किस्म की जो उपज है या यील्ड है वो ज़्यादा होगी, जबकि दूसरी किस्म की या वैरायटी की जो यील्ड होगी वो कम होगी। ठीक है, तो जो अधिक उपज वाली किस्म होगी या हाई यील्डिंग वाली जो वैरायटी होगी उसमें इस डैमेज को या इस क्षति को सहन करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो उसका ये जो गुण है या ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, सहिष्णुता या टॉलरेंस कहलाती है। ठीक है, तो ये जो वैरायटी है, ये जो किस्म है, वो कीट की क्षति को या इंसेक्ट के डैमेज को सहन कर सकती है ना, उसको टॉलरेट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो ज्वार के जो पौधे होते हैं, ज्वार क्रॉप जो है उसके जो प्लांट्स होते हैं उनमें तना छेदक के प्रति सहिष्णुता पाई जाती है। जो स्टेम बोरर्स होते हैं, है ना, स्टेम बोरर बोल देते हैं इसको, उसके प्रति इनमें टॉलरेंस पाई जाती है। तो ये एग्जाम्पल इसमें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद लास्ट आता है परिवर्जन या इसको बोल देते हैं अवॉइडेंस। तो इसमें अवॉइड करते हैं हम लोग इंसेक्ट डैमेज को या कीट के द्वारा क्षति को। ठीक है, इसको हम लोग रोग पलायन या डिजीज अवॉइडेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी फसलों की ऐसी किस्मों को उगाया जाता है, क्रॉप्स की ऐसी वैरायटीज़ को हम लोग ग्रो करवाते हैं जो कीटों के आक्रमण के समय, इंसेक्ट्स के अटैक के समय कम ग्राही अवस्था में होती हैं, यानी कि लेस ससेप्टेबल होती हैं जब इंसेक्ट्स का अटैक होता है या कीटों का आक्रमण होता है। ठीक है, तो इंसेक्ट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही ज़्यादा अटैक करते हैं फसलों के ऊपर। तो अगर हम अर्ली वेराइटीज़ ग्रो करवा लें, शीघ्र पकने वाली किस्में अगर उगाते हैं, तो उससे हम इस डैमेज से बच सकते हैं या इस क्षति से हम लोग बच सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिवर्जन या अवॉइडेंस। फॉर एग्जाम्पल कपास की या कॉटन की जो शीघ्र पकने वाली किस्में होती हैं या अर्ली जो वेराइटीज़ होती हैं कॉटन की, वो पिंक बॉलवर्म के संक्रमण से सुरक्षित रहती हैं। ठीक है, पिंक बॉलवर्म यानी अमेरिकन जो बॉलवर्म है उसके अटैक से ये प्रोटेक्टेड रहती हैं या सुरक्षित रहती हैं। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, परिवर्जन या अवॉइडेंस का। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखते हैं प्रजनन विधियां या ब्रीडिंग मेथड्स। तो जब हम इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए या कीट रोधिता के लिए प्रजनन करवाते हैं या ब्रीडिंग करवाते हैं तो कौन कौन सी विधियों का उपयोग करते हैं इसमें। तो 4 मेन मेथड्स हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। वर्ण या सिलेक्शन,
पुरस्थापन या इसको प्लांट इंट्रोडक्शन भी बोल देते हैं। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन या संकरण, तो इसमें हम लोग दो मेथड्स का आगे उपयोग करते हैं। एक तो है वंशावली विधि या पेडिग्री मेथड, और दूसरी है प्रतीप संकरण विधि या बैक क्रॉस मेथड। और लास्ट मेथड इसमें आती है आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।